the session. A very good evening to all of you. This is Devishish Pandey. Welcome you all to the next lecture uh, ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लास्ट क्लास में हमने मेंटेनेंस के बारे में बात करी थी। हमने देखा था किस प्रकार से कौन कौन इंसान मेंटेनेंस के अंदर एलिजिबल होता है। ठीक है, अब मेंटेनेंस के चैप्टर के बाद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं बिफोर वी मूव ऑन टू इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के पहले एक चैप्टर और आता है जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। टू बी प्रिसाइज वो बात करता है कि किसी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी शहर, किसी भी राज्य में पीस बना के रखने का क्या मैकेनिज्म होता है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर डीलिंग। अब ये जो चैप्टर है ये चार सेगमेंट्स में बटा हुआ है, यानी कि चार सब चैप्टर्स में बटा हुआ है। ठीक है, सब चैप्टर्स का मतलब ये ब्रॉड हेडिंग है चैप्टर्स की, और उसके बाद यू हैव अ चैप्टर, और इसके अंदर जो है आपके चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, सो देखिए कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। इसमें चार चीजें हैं बेसिकली। पहला ए है अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली। दूसरा है आपका पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। तीसरा है आपका पब्लिक न्यूसेंस के बाद अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। बेसिकली ये भी न्यूसेंस ही है सी में, लेकिन ये कहता है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। और चौथा कहता है डी डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है पूरा, इसके अंदर क्या है कि आपको पता है कि हमारे सिविल कोर्ट्स के पास पावर है किसी डिस्प्यूट को डिसाइड करने की, एंड दैट इज कंप्लीटली फेयर। आप एक प्रोसेस के थ्रू जाओगे, आप पहले अपने एविडेंस दोगे, प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस विटनेस, सारी चीजें करोगे। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ अर्जेंट केसेस होते हैं जहां पे कोई व्यक्ति या तो न्यूसेंस कर रहा है, या किसी लैंड के पोजीशन को लेकर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, या अनलॉफुल असेंबली बनाया हुआ है जो आगे चल के रॉयटिंग या बाकी चीजों में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो अपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, डीएम, एसडीएम या बाकी एडीएम सिटी, बाकी सारे, तो इन सबको कुछ पावर्स दी जाती हैं। इस पूरे चैप्टर का उद्देश्य यह है कि अगर अर्जेंट केसेस हैं इस तरीके के, जहां पे आपकी अनलॉफुल असेंबली है, या जो जो बन सकती है किसी रॉयटिंग में कन्वर्ट हो सकती है, या पब्लिक न्यूसेंस है, या अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस है, या डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसको उस समय पर शांत किया जाए, ये उद्देश्य है इस चैप्टर का। सो यू विल डेफिनेटली गो टू द सिविल कोर्ट एंड गेट योर राइट्स डिसाइडेड, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ये चीजें हो रही हैं, तब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं जनरली, उनको पावर्स दी गई हैं कि वो किस प्रकार से इस लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ यही सब बताया गया, कुछ भी अलग नहीं बताया गया। जैसे उन्होंने कहा कि भाई कोई अनलॉफुल असेंबली है, तो पुलिस डायरेक्शन देगी कि भाई आप जो है डिस्पर्स हो जाइए, अब आप लोग यहां पे एक साथ किसी भी तरीके से नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए वो अनलॉफुल असेंबली नहीं मान रही है, तो आप सिविल फोर्स का यूज करके उस लॉफुल अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करेंगे। इसके बाद मान लीजिए वो सिविल फोर्स से नहीं मान रहे हैं, तो आप आर्म्ड फोर्सेस बुलाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब वहां पे हमने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर को उस समय मेंटेन किया। बाद में आप जाके कोर्ट में जो भी आपका डिस्प्यूट था, जिस तरह की भी चीजें थी, उनको आप कर सकते हो। जैसे पब्लिक न्यूसेंस की बात होती है, या फिर हम बात करेंगे डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है, दो ग्रुप में एक प्रॉपर्टी को लेकर दो ग्रुप्स में झगड़ा हो रहा है। अब प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं है, किसका अधिकार है, ये सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन उस समय पर अगर एक तरफ से 15-20 लोग आ गए, दूसरी तरफ से आ गए, बंदूकें चलने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो ये जो अपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं, इनके पास पावर है कि ये उस समय उस पूरे मैटर को शांत करवाने का इनके पास पावर है। ठीक है, तो ये एक तरह से ऐसा मत समझना कि ये सिविल कोर्ट्स की पावर को ले रहे हैं, बट ये इमीडिएट केसेस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी कुछ पावर्स को यूज करते हैं। दैट इज द आइडिया और द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर।
तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, छोटा तो नहीं है खैर, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, बट इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें, पार्ट ए, जो बात करता है अनलॉफुल असेंबली की, अनलॉफुल असेंबली के, ठीक है। ये डील करता है सेक्शन 148 से लेकर 151 तक, 148 से 151 तक अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चार सेक्शंस हैं देखिए। सबसे पहले आता है 148। 148 कहता है कि अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली है जिसको डिस्पर्स करने के लिए कहा जा रहा है और वो डिस्पर्स नहीं होती है, तो आप सिविल फोर्स यूज कर सकते हैं। सिविल फोर्स का मतलब होता है जो आपकी रेगुलर पुलिस फोर्स होती है, उसकी मदद से डंडे, लाठी और रबर कैनन और इन सब चीजों से आप इस असेंबली को डिस्पर्स कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक सिविल फोर्स को यूज करना है सेक्शन 148 में। इसके अंदर आपके कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एसएचओ, और एसएचओ नहीं अगर अवेलेबल है, अगर एसएचओ नहीं अवेलेबल है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो, नॉट बिलो एसआई, सब इंस्पेक्टर से ऊपर का जो भी अधिकारी होगा पुलिस का, अगर एसएचओ नहीं अवेलेबल है तो वो सिविल फोर्स यूज करने का डायरेक्शन दे सकते हैं अगर उनके ऑर्डर पे कोई भी अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं हो रही है। सो दे कैन यूज फोर्स, यूज फोर्स, ठीक है। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ी तो वो अरेस्ट एंड डिटेंशन भी कर सकते हैं, अरेस्ट एंड डिटेंशन भी कर सकते हैं। सो द लॉ सेज कि अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं हो रही है तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम, एसडीएम, एडीएम, कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो, या किसी भी पुलिस स्टेशन का एसएचओ, या अगर एसएचओ अवेलेबल नहीं है और ईएम भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इस सिविल फोर्स को यूज कर सकता है अगेंस्ट एन अनलॉफुल असेंबली विच वाज ऑर्डर्ड टू डिस्पर्स एंड दे डिड नॉट फॉलो द ऑर्डर्स। 149 बात करता है यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। अब क्या होगा भाई, सिविल फोर्स से वो असेंबली जो है वो बहुत बड़ी हो गई है, कोई जुलूस था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है अनलॉफुल असेंबली में, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय द पुलिस फोर्स, या फिर वो बराबर से लड़ रहे हैं पुलिस से एंड देयर इज अ सिचुएशन दैट द पुलिस आर नॉट एबल टू कंट्रोल। इवेंचुअली यही सब अल्टीमेटली रॉइटिंग में कन्वर्ट होती है, बट बेसिक बात यह है कि यहां पे जो समझना है अपने को कि अगर जो सिविल फोर्स के इस्तेमाल से दिस अनलॉफुल असेंबली कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड, सो वी विल आस्क फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को बुलाने का अधिकार सिर्फ डीएम या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, जो डीएम साहब होते हैं या आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, ये किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को, आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर होते हैं, जो भी वहां पे इंचार्ज या ड्यूटी पे होते हैं, उन ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारे एरिया में इस तरह की अनलॉफुल असेंबली है जो सिविल फोर्स से डिस्पर्स नहीं हो रही है, तो वी वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अस विद द आर्म्ड फोर्सेस सो दैट वी कैन डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली, ठीक। 149 में बस इतना ही याद रखना है। अब आप सेक्शन पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, बट जो मुद्दे की बात है या जो क्वेश्चंस हैं वो इतने से ही आएंगे। ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोड़ा तो नहीं जा सकता, बट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने से बेहतर है इसको याद रखोगे तो इट विल बी 100% क्लियर, ठीक है। उसके बाद 149 के बाद आता है 150। अब 150 क्या कहता है, 150 जरा देखेगा, 150 कहता है कि ये जो पावर थी फोर्स यूज करने की, आर्म्ड फोर्स यूज करने की, ये पावर हमने डीएम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दी थी कि डीएम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक बात। लेकिन अब यहां पे एक सिचुएशन आती है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है और जिस जगह पे ये अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए कहा जा रहा था, या कोई अनलॉफुल असेंबली किसी तरह का रॉइटिंग या बाकी चीजें कर रही थी, और वहां पे कोई आर्म्ड फोर्स का ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस का कोई ऑफिसर, बेसिकली गैजेटेड ऑफिसर होता है, गैजेटेड ऑफिसर या कमांडिंग ऑफिसर किसी भी बटालियन का, अगर वो गैजेटेड या कमांडिंग ऑफिसर जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है, और नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज अवेलेबल। मान लीजिए पुलिस तो है, पुलिस है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को बुलाने का राइट किसके पास है, डीएम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। अब मान लीजिए कोई भी सिविल फोर्स से अनलॉफुल असेंबली जो है वो डिस्पर्स नहीं हो पा रही है और वहां पे कोई आर्म्ड फोर्स का गैजेटेड ऑफिसर या उनका जो कमांडिंग ऑफिसर है वो वहां पे मौजूद होते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में वो क्या कर सकते हैं,
वो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं टू यूज आर्म्ड फोर्स। तो ये ऑर्डर कर सकते हैं टू यूज आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस को यूज करने के लिए कह सकते हैं। अब इसमें आप पढ़ोगे तो ये लिखा है, बाद में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आएंगे तो वो उनको ब्रीफ करेंगे, उनको बता देंगे कि ये सिचुएशन थी इसलिए हमने आर्म्ड फोर्स को यूज कर लिया। बट दिस सेक्शन टोटली टॉक्स अबाउट दैट इफ नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज अवेलेबल एंड एनी कमांडिंग ऑफिसर और द गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज अवेलेबल, तो उनके पास भी पावर है कि वो आर्म्ड फोर्स को यूज करके अनलॉफुल, कई बार ऐसा होता है देखिए, जैसे कई किसी रिमोट एरिया में आप हैं, ठीक है, जहां पे कोई भी डिस्टरबेंस है और वहां पे आर्मी ऑलरेडी तैनात है। अब वहां पे कोई अनलॉफुल असेंबली है, अब अनलॉफुल असेंबली है, पुलिस वहां नहीं पहुंच पाई या पुलिस को पहुंचने में समय लग रहा है, बट अगर आर्मी का कोई ऑफिसर वहां पे मौजूद है, सो दे हैव द पावर टू डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। और इनके पास भी पावर है टू अरेस्ट एंड डिटेन, अरेस्ट और डिटेंशन ये भी कर सकते हैं, मतलब किसी को भी जो अनलॉफुल असेंबली में लगता है उसको अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है, ठीक। 150 में ये कहा गया। 151 सिंपल है, 151 सिंपल है, जो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन। देखो, लॉ का सिंपल सोचना है कि अगर आपकी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही हैं, तो उनको कुछ राइट्स भी देने पड़ेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट भी करें, वरना वो कैसे अपने अधिकारों को यूज कर पाएंगे या कैसे लॉ एंड ऑर्डर को संभाल पाएंगे। अब मान लीजिए किसी पुलिस फोर्स ने सिविल फोर्स यूज करके डिस्पर्स किया, आपने उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चला दिया, तो अगली बार वो क्यों आगे आके उस चीज को रोकेगा? तो डेफिनेटली यू नीड प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो यहां पे ये कहते हैं कि आपको सैंक्शन चाहिए, सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद ही आप एक प्रोसिक्यूशन जो है इनके अगेंस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है, जो हमने 79 आईपीसी में भी पढ़ा था, 17 सेक्शन नंबर 17 ऑफ बीएनएस, कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है और वो मानता है कि ही जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू सो, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो एक जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। तो यही बोला जाता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर या आर्मी के ऑफिसर ने गुड फेथ में कोई भी काम किया है, तो भले ही उससे सामने वाले को चोट पहुंची हो, हर्ट हुआ हो, ग्रीवियस हर्ट हुआ हो, डेथ हुई हो, कुछ भी हुआ हो, इट इज नॉट एन ऑफेंस, नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। बहुत लॉजिकल सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने किया, अब उसमें अगर किसी को चोट लग गई या कुछ हो गया, अब वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट था या नहीं था, अगर गुड फेथ में काम किया गया है तो नथिंग इज एन ऑफेंस। ये स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन है जो सारे ही पब्लिक ऑफिसर्स को दी जाती है। 150 में लिखा है, बिल्कुल सही, वही मैं कह रहा हूं कि वंस द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज अवेलेबल, तब वो उनको कमांड करते हैं, ठीक है। ये बात मतलब तब वो उनको अपडेट करते हैं और फिर उनके ऑर्डर्स पे ही चलेगा। ये कहना ये चाहते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की है, लेकिन कई बार एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी ये पावर रखते हैं टू डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली बाय फोर्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पब्लिक न्यूसेंस। नाउ द पार्ट बी, ये पार्ट ए हो गया, ठीक है। पार्ट बी आ जाता है पब्लिक न्यूसेंस, पार्ट बी आ जाता है पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। पार्ट बी आ जाता है पब्लिक न्यूसेंस, ये चलता है 152 से 162 तक, 10 सेक्शन है इसमें जो पब्लिक न्यूसेंस की बात करते हैं, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस कहां डिफाइंड है? बीएनएस में 270 में, ठीक है। 270 बीएनएस जो है वो पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। अब इसमें जो पहला सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 152। 152 कहता है कंडीशनल ऑर्डर बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये कहता है कि अब क्या हो रहा है कि पब्लिक न्यूसेंस का केस आ रहा है। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है कि आप कोई भी ऐसी इंजरी या अनॉयंस कॉज करते हैं पब्लिक को, सरल भाषा में उसको हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। जब किसी के द्वारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन किया जाता है अनलॉफुल तरीके के रोड पे या कहीं और पे, मान लीजिए कोई ऐसा हजार्डस ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन कर रहा है जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है, आप कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की वजह से रोड को ब्लॉक कर रहे हैं या अननेसेसरी रात को शोर कर रहे हैं, ये सारे इंस्टेंसेस होते हैं पब्लिक न्यूसेंस के। इसके साथ में ही मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग टेंट या स्ट्रक्चर को रोड पे लाके खड़ा कर देते हैं या इस तरीके से डाल देते हैं, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है। अभी जैसे अभी बारिश का सीजन आता है तो बोला जाता है कि पानी वगैरह आप भर के नहीं रखें जिससे मच्छर आ जाते हैं, और उसके बाद
मलेरिया वगैरह फैलता है, तो उन सबको भी पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है। ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपने कोई डेंजरस एनिमल रखा हुआ है जो कि लोगों के लिए, और उसको खुला छोड़ के रखा हुआ है, तो वो जैसे अभी बहुत सारा आया था कि ये पिटबुल और रॉटवेलर जो दो ब्रीड्स हैं डॉग की, वो बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, या स्ट्रे डॉग्स अटैक कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब चीजें पब्लिक न्यूसेंस की होती हैं। देखो, पब्लिक न्यूसेंस का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपने घर के अंदर बंद कमरे में कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आसपास जो पब्लिक रह रही है उसको डिस्टरबेंस ना हो। अब होता क्या है कि ये जो पूरा चैप्टर है ये डील करता है कि अगर कहीं पे पब्लिक न्यूसेंस हुई है तो आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो एक कंडीशनल ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि आपको न्यूसेंस को रोकना है। ठीक, एक सिंपल बात कि एक अगर न्यूसेंस हुई है कहीं पे, तो आपके जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं, डीएम, एसडीएम और कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वो एक कंडीशनल ऑर्डर दे सकते हैं कि साहब आप ये न्यूसेंस ना करिए। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे होगा क्या कि सामने वाला इंसान जिसके खिलाफ पब्लिक न्यूसेंस का ऑर्डर आया है, अब उसको भी नेचुरल जस्टिस देना होगा, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम देना होगा। तो ये पूरा चैप्टर क्या बात करता है, मैं आपको सरल तरीके से समझाऊं, फिर वी विल गो ऑन टू दिस। वो ये कहता है कि भाई आपने कोई पब्लिक न्यूसेंस करी, उसके अगेंस्ट डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने कोई कंडीशनल ऑर्डर कर दिया। कंडीशनल ऑर्डर आपको समन से भेजा गया या प्रोक्लेमेशन से भेजा गया, जो हमने पीछे समन्स और प्रोक्लेमेशन की बात समझी थी। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर जिस इंसान के खिलाफ आपने ये ऑर्डर भेजा था, अब उस इंसान को उसको डिस्प्यूट करना है। मतलब ही वांट्स टू से दैट ही वाज नॉट कॉजिंग पब्लिक न्यूसेंस इन दिस सिचुएशन। तो अब उसको आप फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दोगे। अब जब हियरिंग होगी, समन्स होंगे, तो अब आप देखोगे कि अगर ऐसा हुआ कि वो मान लीजिए उसके बाद भी डिनाई करता है, तो आप उसको पनिश करोगे। उसके बाद अगर वो कंटेस्ट करता है केस, तो वो अपने एविडेंस लाएगा, वो अपना पूरा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने एक तरह का ट्रायल कंडक्ट होगा। ट्रायल कंडक्ट होगा का मतलब ट्रायल जो अपनी रेगुलर कोर्ट्स में होता है वो तो ठीक है, लेकिन यहां पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के सामने भी एक तरह से ट्रायल होता है, जहां पे अपना रिटन स्टेटमेंट देते हो, एविडेंस देते हो। और कई बार जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं वो लोकल इंस्पेक्शन भी ऑर्डर करते हैं, कि भाई किसी को लोकल कमीशन ऑर्डर करते हैं, लोकल इंक्वायरी जिसको बोलते हैं, कि भाई वहां जाके देखेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इतना बताता है कि अगर आपने कोई न्यूनसेंस करी है, तो आपको न्यूनसेंस रोकने के लिए ऑर्डर किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पॉइंट पे सही हैं और आप इस बात को कंटेस्ट करना चाहते हैं दैट यू हैव नॉट क्रिएटेड पब्लिक न्यूसेंस एंड इट इज नॉट इंजरिंग द पब्लिक एट लार्ज, तो आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसी बात पे घूमता है। फटाफट से समझते हैं, 5 मिनट में ये चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। 152 कहता है कंडीशनल ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर बाय द मैजिस्ट्रेट। कंडीशनल ऑर्डर बाय द मैजिस्ट्रेट, इसके अंदर कौन कौन से मैजिस्ट्रेट आते हैं? डीएम साहब आते हैं अपने, एसडीएम साहब आते हैं, और कोई भी और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होंगे वो आएंगे। ठीक है। अब बेसिकली इसमें 6 तरीके की चीजों पे रोक लगाने की बात करी है। देर आर 6 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जिसको रोकने के लिए आप एक कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस लगा सकते हैं। पहला है अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन। अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, आपने कुछ भी सामान ला के रोड पे रख दिया, किसी का रास्ता था और आपने उसको अननेसेसरी जो है ब्लॉक कर दिया, तो उसको हम अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, जो कि हजार्डस इन नेचर है, हजार्डस इन नेचर है। आपने क्या किया, जैसे आप देखते हो कई लोग वो आते हैं, सपेरे आते हैं सांप वाप लेके, अब वो आपके घर के बाहर ही सांप का खेल कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और वो सांप उसके इधर उधर भाग जाएंगे या कुछ हो जाएगा। या आप कोई भी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन अगर स्ट्रीट पे करते हैं, मतलब आपने देखा होगा, जैसे अब स्ट्रीट वेंडर्स की बात यहां से आ जाती है, उनका लाइवलीहुड वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे आर्टिकल 21 में। लेकिन अगर आप स्ट्रीट पे या किसी भी तरीके का ट्रेड या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं स्ट्रीट पे या अदरवाइज भी कर रहे हैं, मान लीजिए अब जैसे हमारे देश में क्या है कि आपके स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, अब आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, वहां पे आप कुछ भी करते हैं समझ में आता है। बट अगर आप एक रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, वहां पे आपने एक चमड़े की फैक्ट्री लगा ली है जिससे अगल बगल के घरों में पोल्यूशन हो रहा है, या आपने कोई एक मशीन लगा दी है, आटा मिल लगा दी है, जिससे बहुत, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है बट उम्मीद करते हैं आटा मिल से आवाज होती होगी, या आपने किसी रेजिडेंशियल एरिया में स्कूल के बगल में ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन शुरू कर दिया जिससे सबको डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आपके ऊपर इस सेक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस का ऑर्डर आ सकता है। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक नेसेसिटी है, ठीक बात है,
लेकिन आप इस तरीके से अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं करिए। जैसे आजकल तो बड़ा मॉडरेट मॉडर्न हो गया है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे शहर में एक सोसाइटी है, उनके यहाँ नियम है कि आप जो है 9 से सुबह नहीं सुबह, हाँ सुबह 8 बजे से 12 बजे तक काम कर सकते हो। फिर आप 12 से 4 नहीं कर सकते हो, और फिर आप सिर्फ 4 से 5 कर सकते हो। द आइडिया इज कि इफ यू वांट टू मेक अ हाउस ऑल्सो, तो भी देयर आर आवर्स कि आप बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करें। जैसे अब कोई रात में ही काम करने लगा, अमूमन क्या होता है, हम लोग देखते हैं एक आध दिन की बात है, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, बट लॉ डज नॉट अलाउज दैट। आप रात को ड्रिल मशीन चला रहे हो, सब चला रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो लोग नहीं सो पाएंगे, एंड दैट इज पब्लिक न्यूसेंस। तो ये सब चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी बिल्डिंग, टेंट या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपने रोड पे छोड़ दिया है, मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स ये सब, तो इन सबको हटाने के लिए आप जो है ये सब कर सकते हो। अनफेंस्ड अनफेंस्ड टैंक अनफेंस्ड टैंक और वेल, मान लीजिए आपने कोई पानी का टैंक बनाया है और उसमें प्रॉपर तरीके से आपने फेंसिंग नहीं करी है, इसका मतलब ये है कि वो टैंक कभी भी टूट सकता है और पूरे एरिया में पानी भर सकता है, या इस तरह का कुछ भी हो सकता है। या मान लीजिए उसकी कवरिंग सही से नहीं करी है, तो कभी कोई आके उसमें कोई सामान डाल दे, या आप देख रहे हो कि वो पब्लिक सप्लाई का पानी है, उसमें बंदर भी नहा रहे हैं या कुछ हो रहा है जिससे बीमारियां हो सकती हैं, तो ये सब चीजें पब्लिक न्यूसेंस होती हैं, ठीक है। या फिर इसका सर आपने कोई, टाइम लिमिट वगैरह होता है? सॉरी। सर टाइम लिमिट वगैरह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल के बाहर कोई ट्रैफिक हो किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हम्म बच्चे निकलते हो, तो सर हम्म तब के लिए हम कर सकते हैं फाइल की ये चीज इस टाइम पे ट्रैफिक होता है, तो उसके लिए पब्लिक न्यूसेंस के हाँ अंदर। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए तो अगर जैसे हम लोग के जो बेसिक नियम होते हैं, कि आपने अगर देखा होगा शहरों में भी, आपके यहाँ भी यही होता होगा, कि जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं या हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनको 10 बजे के बाद ही पास दिया जाता है। द एंटायर आइडिया इज कि इससे किसी को दिक्कत ना हो। तो वही लॉजिक है कि अगर स्कूल, अब जनरली स्कूल के केस में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, वो ये लग देते हैं बाहर बोर्ड्स वगैरह रख गए, स्कूल अहेड, तो आपको धीमे चलाना है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा है कि मान लीजिए किसी बगल में कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, मेट्रो का काम हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो उनको डेफिनेटली ऑर्डर किया जा सकता है कि जब स्कूल बंद हो रहा है, छुट्टी हो रही है, छोटे बच्चे हैं, तब आपके हैवी व्हीकल्स नहीं निकलेंगे। तो दिस इज परमानेंट, दिस कैन 100% बी डन। तो अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा है, तो आप इसकी एप्लीकेशन एसडीएम के पास जाके दे सकते हैं, और वो एक कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस करवा सकते हो आप, ठीक है। This या फिर can be आपने, this can be जी, simply said unless and until the nuisance exists. हाँ हाँ किसी रोड करेक्ट। पे अगर दिन में भी कोई नहीं चल रहा है तो ट्रक में चलने का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूसेंस तो हो नहीं रहा है। हाँ नहीं, देखिए अब वो जो ट्रक का सिस्टम है ना, वो कुछ सेंट्रल लॉ से भी आता है, वो हाईवे के लॉ से भी आता है और बाकी से भी आता है। लेकिन वही है, वही फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अगर कोई खाली रोड है, बट होता क्या है कि रोड्स आजकल इतनी कनेक्टेड है, बहुत मुश्किल है इस चीज को बाइफरकेट करना, कि भाई आप इधर नहीं जाओगे। जैसे कई बार आप देखो तो कुछ बड़े व्हीकल्स होते हैं वो हाईवे पे नहीं चलते हैं, उनसे कहो तुम अंदर अंदर किसी सामान की डिलीवरी करनी है तो वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो हाईवे पार करके जाना होगा तो कहेंगे अरे हमारा चालान हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। सो दैट इज द थिंग। और फिर उसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी आता है, तमाम चीजें आती हैं। बट लॉजिक आप समझ लो, अगेन अब अपने को सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए जो है इस चीज को करना है, ठीक है। और यहां पे एक बात और बस याद रखिएगा कि नो ऑर्डर कैन बी क्वेश्चनड इन सिविल कोर्ट। इन सिविल कोर्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि आप सिविल कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप उन्हीं के पास चैलेंज कर सकते हो जिन्होंने ऑर्डर दिया है। आपको नेचुरल जस्टिस दिया गया है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम दिया गया है, बट आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका 152, ठीक है। बस हल्के से समझ लो, कल से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, तब मजा आएगा। तब आपको जितने डिटेल सवाल, कल आप लोग सब लोग बादाम बादाम खा के आना, ठीक है, क्योंकि कल से हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल जान है बीएनएसएस की, तो उसमें बहुत मजा आने वाला है। ये सब तो चलो ठीक है, कई कई पे मेजोरिटी जगहों में ये सब प्रोविजंस भी सेल्फ स्टडी दिए जाते हैं, लेकिन मुझे लगा ठीक है अभी आप लोग को बता ही देते हैं, 1-2 घंटे की बात है। बट जो है कल से जो क्लास है वो मतलब कोर एरियाज पे, तो थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा, ठीक है। 153 कहता है ऑर्डर टू बी सर्व्ड एज समन, समन और प्रोक्लेमेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर आपको किसी भी जिस जिस भी व्यक्ति के खिलाफ आपने ऑर्डर किया है कि उसको रिमूवल ऑफ न्यूसेंस करना है, उसको आप समन भेज के इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपके अगेंस्ट ऑर्डर है। अगर सही लगता है समन्स बहुत सारे लोगों को जाना है या कुछ भी होना है, तो आप प्रोक्लेमेशन भी कर सकते हो। आइदर ऑफ देम कैन बी डन।
इफ इन ऑर्डर टू टेल देम कि भाई आपके ऊपर कंडीशनल ऑर्डर लगा हुआ है कि यू हैव टू स्टॉप द न्यूसेंस, ठीक है। उसके बाद 154 क्या कहता है? 154 कहता है कि जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर था, जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट रिमूवल ऑफ न्यूसेंस का ऑर्डर था, उसके पास दो ऑप्शंस है। या तो वो उस ऑर्डर को परफॉर्म कर ले, उस ऑर्डर को परफॉर्म कर ले मतलब अपनी न्यूसेंस हटा ले, या फिर अपीयर एंड शो कॉज, अपीयर एंड शो कॉज, शो कॉज टू कंटेस्ट द केस, शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर, मतलब वो जाके बोल सकता है कि साहब आप बताइए क्यों आपने ऑर्डर किया, मेरी तो कोई गलती नहीं है। सिंपल बात है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो परफॉर्म कर ले या वो उसको चैलेंज कर ले, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए आपने इसको मतलब अगर आपने शो कॉज किया है और आप मतलब आप कॉज दिखा रहे हो उनको, मतलब आप अपना कारण बता रहे हो सामने वाले पार्टी को यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, एंड यू आर कंटेस्टिंग द केस, तब तो इट इज फाइन। बट अगर आपने उसको शो कॉज देके कंटेस्ट नहीं किया है तो इसका मतलब आपको परफॉर्म करना है। अब मान लीजिए आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने परफॉर्म नहीं किया, तो आप सेक्शन 155 में जाओगे जो कहता है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, फॉर नॉन कंप्लायंस, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब अगर आपने ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया तो आपको पेनल्टी क्या होगी? तो जो पेनल्टी है वो 223 ऑफ बीएनएस के अंदर होगी। ये याद रखिएगा, 223 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई भी ऑर्डर है उस पर अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको जो सजा का प्रावधान है वो 223 बीएनएस में दिया, बीएनएस में दिया हुआ है, ठीक है। 6 महीने की सजा है, शायद एक बार चेक कर लेना, 6 महीने या 1 साल तक की ही सजा है इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो if there is a conditional order in your name, either you perform it or you dispute it. If you are not disputing it, you have to perform it. If you have not performed it, you will be prosecuted under 223 BNS, फिर आपको 223 BNS के अंदर सजा होगी। ठीक बात समझ में आ गया? अब 156 और 157 बात करते हैं प्रोसीजर की जब कंटेस्ट किया जाता है, ठीक है। 156 और 157 फर्क इतना है कि 156 बोलता है कि अगर किसी पब्लिक राइट को डिनाई किया है तो, और अगर इंडिविजुअल राइट को डिनाई किया है तो, ठीक है। बट दोनों शॉर्ट में, बहुत डिटेल में जाना नहीं है अपने को, यहां पे आपको प्रोसीजर दिया जाता है, प्रोसीजर व्हेन केस कंटेस्टेड, केस कंटेस्टेड, जब केस को कंटेस्ट किया जाता है प्राइवेट पर्सन के द्वारा, तो इसमें बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब केस को कंटेस्ट किया जाएगा तो आप जो है एविडेंस प्रोड्यूस करोगे, पार्टी के द्वारा अपने केस के एविडेंस दिए जाएंगे। और 157 में ये कहा गया है, 157 में ये कहा गया है कि आप इसको हमेशा एक समन्स केस की तरह देखेंगे, हम आगे देखेंगे समन्स केस क्या होता है, समन्स केस की तरह देखेंगे, और 90 डेज में इसकी प्रोसीडिंग्स को खत्म करना है। मतलब भाई अगर कोई व्यक्ति चैलेंज कर रहा है उसका कि रिमूवल ऑफ न्यूसेंस है, आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में जाना नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को 90 डेज में इसका डिसीजन देना है। बट अगर आपके पास रीजंस हैं, एज अ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपके पास रीजंस है कि क्यों डिले हो रहा है, तो रीजंस को रिकॉर्ड करके आप मैक्सिमम 120 डेज में इस प्रोसीडिंग्स को खत्म करेंगे। ये बात कही गई है 157 में। तो सिंपल बात है कि पार्टी को बोला जाएगा, पार्टी एविडेंस देगी और ये सारी चीजें होंगी। और अगर आपको ये जो प्रोसीडिंग्स हैं जो पार्टी कंटेस्ट कर रही है कंडीशनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ न्यूसेंस को, तो वो जो प्रोसीडिंग्स है वो 90 डेज में खत्म करी जाएंगी। अगर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है तो 120 दिन में खत्म की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद 158 आता है, उसके बाद 158 आता है जो बात करता है लोकल इन्वेस्टिगेशन के, लोकल सर ये इन्वेस्टिगेशन। जी बोलिए। सर ये टाइम पीरियड जो है ये कोर्ट के लिए ना। क्या चीज? सर हाँ ये हाँ। टाइम पीरियड जो है 90 डेज 120 डेज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। हम्म। ये कोर्ट के लिए है, और कोर्ट भी नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कोर्ट। यही मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूं, ये रेगुलर सिविल कोर्ट्स नहीं है, ठीक है। ये आपकी एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स हैं, मतलब ये जो आपकी डीएम एसडीएम की कोर्ट होती है। अगर आप लोग न्यायालय जाके देखेंगे, अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके देखेंगे, तो देयर आर सर्टेन कोर्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएम्स आपकी कोर्ट है, एसडीएम्स आपकी कोर्ट है, एडीएम्स आपकी कोर्ट है। तो वहां पे इस तरह के मैटर्स को सुना जाता है। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे और होते हैं, बट दिस इज ऑल्सो हर्ड। तो दिस इज विद रेफरेंस टू द कोर्ट।
मतलब जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है इज बाउंड टू डिसाइड द केस विद इन द पीरियड ऑफ 90 days, बट इफ ही इज नॉट एबल टू pronounce a judgment within the period of 90 days, he can record his reasons and maximum the delay can be up to 120 days. 158 में लोकल इन्वेस्टिगेशन है। लोकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? अब लोकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये सिंपल है कि कई बार वो किसी को भेज सकते हैं, किसी दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकते हैं कि वहां जाके देख के आओ, क्योंकि ये जो है ग्राउंड लेवल की चीज है। ठीक है, ग्राउंड लेवल की चीज है, आप एविडेंस वगैरह तो देख लोगे, लेकिन वहां पे अभी किसका कब्जा है, कौन क्या कर रहा था, कितना दिक्कत हो रही है, कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, भाई वो कहेगा भाई मैंने अपने घर की साइड में सामान रखा हुआ था, पूरी जगह थी, 2 गाड़ी निकलने की, ये लोग जबरदस्ती केस कर रहे हैं, तो आपको वहां जाके एक बार देखना पड़ेगा क्या स्थिति थी क्या नहीं थी। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑर्डर अ लोकल इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 158। ठीक है, 159 क्या कहता है? 159 कहता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे बियर होंगे, एक प्रोसीजर क्या होगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कौन जाएगा, ये सब 159 में डिसाइड होता है। मतलब अगर आपको लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी है तो आप किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या किसी वकील को लोकल कमिश्नर बना के भेजते हो, तो फिर उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पार्टी को बियर करने पड़ते हैं। इनफैक्ट उसके बाद मान लीजिए उनके जो एविडेंस है वो एफिडेविट में आएगा, तो वो एक क्रेडिबल एविडेंस होगा और उस एविडेंस पे आपका जजमेंट बेस हो सकता है। ये एक दो बातें जो है वो 159 में कही गई हैं। और 161 कहता है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। 161 पढ़ना है बस, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। अब मान लीजिए सिंपल सा बात है, एक एप्लीकेशन आईडीएम एसडीएम साहब के पास कि भाई ये न्यूसेंस है, इसका रिमूवल होना है। नाउ दैट पर्सन इज कंटेस्टिंग द केस, बट दे कैन से कि चलो हम 90 दिन में 120 दिन में आपका केस डिसाइड करेंगे, बट तब तक तो आपके ऊपर इंजंक्शन है कि आप पब्लिक न्यूसेंस नहीं करोगे। वंस वी डिसाइड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देन वी विल डिसाइड फर्दर, बट फॉर द टाइमिंग आपके ऊपर इंजंक्शन लग सकता है। ठीक है, सो दैट इज विद रेफरेंस टू पब्लिक न्यूसेंस। बताओ समझ में आया? ये हो गया पब्लिक न्यूसेंस। अब यस नेक्स्ट आ जाता है सी। बताओ सबको समझ में आ गया? डिस्टर्बेंस हार्म टू, बाकी लोग भी बोलो। यस यस। विशाल जी हैं क्या यहाँ पे? अभिषेक? सर सेक्शन 159 की हेडिंग है पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू फर्निश द रिटन इंस्ट्रक्शंस। किसकी? सॉरी, हेलो, आप अनम्यूट करके दोबारा बोलिए, सॉरी। कौन से सर सेक्शन? सेक्शन 159 पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन। रिटन इंस्ट्रक्शंस विद रेफरेंस टू कमीशन ही होगा, मतलब लोकल इन्वेस्टिगेशन के कंटेक्स्ट में वो भेज सकते हैं, रिटन ऑर्डर्स दे सकते हैं, कौन जाएगा क्या करेगा उसका प्रोसीजर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। द आइडिया इज कि ये थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं, मतलब पढ़ाने को इनको पढ़ाया जा सकता है, फिर और ज़्यादा डिटेल में फिर वही है कि उसमें 2-3 घंटे का समय लगेगा। आइडिया ये है कि इतना भी आप जान लोगे तो दैट इज सफिशिएंट, और एक बार बेयर एक्ट की रीडिंग कर लेना, थोड़ा प्लस माइनस होगा तो ऐड हो जाएगा, और नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। या नेक्स्ट इज अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। अब ये कौन सा है? अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। इसका क्या मतलब हुआ सर? ये है आपकी धारा 144 जो आपके पुराने सीआरपीसी में थी। मतलब जो पुराने सीआरपीसी में हम बोलते थे ना, धारा 144 या सेक्शन 144 इन्वोक कर दिया गया है, उसकी जगह अब हो गया है 163। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये 144 जो हो गया वो 163 हो गया। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। 144 इज नाउ 163। बेसिकली ये क्या है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये भी वही पब्लिक न्यूसेंस है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, 152 में हमने देखा था। जो न्यूसेंस वही न्यूसेंस है, लेकिन ये एक सेक्शन इसलिए ऐड किया गया है, ध्यान से इसको समझिएगा, कि रेगुलर न्यूसेंस जब हो रही थी 152 में, तो उसमें हमने एक डिटेल्ड प्रोसीजर दिया था। ठीक है, उसमें हमने एक डिटेल्ड प्रोसीजर दिया था कि किस प्रकार से आप जो है किस प्रकार से आप
पार्टीज को बुलाएंगे, समन्स होंगे, प्रोक्लेमेशन होगा, सारी चीजें होंगी। ये सब चीजें हमने देखी थी 152 में। नाउ द पॉइंट इज कि भाई कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीजों का समय नहीं होता, ठीक है, और आपको एक स्पीडी रेमेडी चाहिए टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। कभी देखो ये चीज ठीक है कि आपने 152 में कंडीशनल ऑर्डर किया, फिर पार्टीज आई, एविडेंस लिए, लोकल इंस्पेक्शन किया, सब कुछ किया, बट देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस, ये एक रिजर्व पावर दी गई है जिसके अंदर इफ देयर इज अ अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर, तो ऐसी स्थिति में द डीएम, एसडीएम और द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन पास एन रिटन ऑर्डर। और इनफैक्ट इसमें भी बात वही कहता है कि आप दूसरी पार्टी को जो न्यूसेंस कर रहा है या जो लोग हैं उनको आपको समन्स भेजने चाहिए, लेकिन ये कहता है कि आप एक्स पार्टे भी कर सकते हो, और आप एक्स पार्टे करके तुरंत स्पीडी तरीके से ये सारी न्यूसेंस को खत्म कर सकते हो बिना सामने वाले पार्टी को सुने हुए। अगर आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी को जब तक हम सुनेंगे, प्रोसेस चलाएंगे, ड्यू प्रोसेस लेंगे, तब तक इट विल गेट अ लॉट डिलेड, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गो अहेड एंड बोल सकते हो कि पब्लिक न्यूसेंस को यहां से हटाना है। हालांकि ये जो अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस होते हैं इनको आप मैक्सिमम 2 महीने तक के लिए कंप्लाई करवा सकते हो। मतलब ये जो आपको रिमूवल ऑफ न्यूसेंस का ऑर्डर होता है 163 में, दैट कैन बी इफेक्टिव फॉर 2 मंथ्स। अगर लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि अभी मेजर्स है तो 2 मंथ से इसको एक्सटेंड करा जा सकता है 6 महीने और। बट अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर आप 152 में जाओगे और वहां का जो प्रोसीजर है, वहां का जो प्रोसेस है, उनको फॉलो करके आपका फाइनल ऑर्डर आएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ अ टेम्परेरी इंजंक्शन काइंड ऑफ थिंग, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था 161 में, लेकिन वो पेंडिंग इंक्वायरी था। दिस कैन बी एक्स पार्टे ऑल्सो, दिस कैन बी विदाउट इन्फॉर्मिंग दैट पर्सन ऑल्सो, उसको डिस्पर्स किया जा सकता है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 163। तो 163 में अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड अप्रीहेंडेड डेंजर, इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन आता है 163। दिस इज अ स्पीडी रेमेडी, स्पीडी रेमेडी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। इसमें भी आपके जो डीएम साहब होते हैं, एसडीएम साहब होते हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो एक रिटन ऑर्डर देते हैं, रिटन ऑर्डर देते हैं। और इसका उद्देश्य है कि इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, डैमेज और इंजरी, डैमेज और इंजरी दैट इज बीइंग कॉज टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, उसके बाद डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, एनीथिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इसके ग्राउंड्स थोड़े से अलग है। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी। कई लोग कोविड के टाइम पे 163 लगवाने के लिए इसी सेक्शन में डीएम और एसडीएम साहब के पास गए थे कि भाई अभी जैसे कोविड पैंडेमिक है तो वो फैला हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में दिस इज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, तो आप 163 में कह सकते हो कि सब लोग अपने घर में रहे और 4 से ज्यादा लोग या 6 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक है। डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्वालिटी, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी, उसके बाद राइटिंग और अफरे, इन चीजों के लिए आप जो है ये ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर्स कैन बी डन, ऑर्डर्स कैन बी डन एक्स पार्टे, एक्स पार्टे, ऑर्डर्स कैन बी डन एक्स पार्टे। एंड ये जो कंडीशनल ऑर्डर है, या सॉरी ये जो इंटरिम ऑर्डर है, ये मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए इनफोर्स रहता है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो इसको 6 मंथ्स के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, 2 महीने बाद, 6 मंथ्स फर्दर। फर्दर का मतलब टोटल 8 महीने रह सकता है, 6 मंथ्स फर्दर, यानी कि टोटल जो है ये 8 महीने रह सकता है, ठीक है। मतलब 2 महीने की एक्सपायरी के बाद आप 6 महीने इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अप्रीहेंडेड डेंजर, ठीक है। समझ में आया, बताइए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है ये आपको क्लियर हो गया है वो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये आप डेली बेसिस पे भी देखते होंगे। डी पार्ट जो आता है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू
इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर? कई बार क्या होता है कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो लैंड हो सकती है, वाटर हो सकती है, जिसपे जो है लोगों की लड़ाई होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि अगर कोई लैंड है, उस पे कब्जा है, अक्सर आप देखते हो लैंड आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का एरिया है। ठीक है, और अब लैंड और वाटर को लेकर लोगों का डिस्प्यूट होता है, दो गुटों में लड़ाई होती है, एंड मारपीट की संभावना होती है, बंदूकें चल जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उस लैंड का डिस्प्यूट तो इवेंचुअली सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा, एंड सिविल कोर्ट विल डिसाइड हु हैज द राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वहां पे जो भी इंसान पोजेशन में था उसका पोजेशन रिस्टोर किया जाए, और अगर पोजेशन में कोई भी नहीं था तो उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो चैप्टर है इसमें के अंदर सिर्फ 4 सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने, मतलब 4 ही सेक्शंस हैं इसमें, 164 टू 167, 164 टू 167। एक बार जरा समझिएगा, 164 टू 167 ये क्या कहता है? ये बेसिकली ये समझाता है आपको कि अगर कोई डिस्प्यूट है लैंड और वाटर का, तो ये जो अपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, इनको अगर पुलिस की तरफ से या किसी पर्सनल पर्सन की तरफ से कंप्लेंट आती है, तो ये क्या करते हैं, उसमें इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, और इंक्वायरी करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें किसका पोजेशन था, और अगर किसी का पोजेशन नहीं था तो उसकी यथास्थिति बनी रहेगी जब तक सिविल कोर्ट अपना डिसीजन नहीं देता। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी के लिए वो रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं। रिसीवर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, एंड ही मेक्स श्योर कि किसी का भी इस पे इलीगल पोजेशन ना हो। इसके साथ में ही कई बार लोकल इंक्वायरी करने की भी बात आती है, जैसे पहले देखी थी आपने कि वो डीएम साहब एसडीएम साहब अपनी रिपोर्ट लगाते हैं कि भाई इस जगह पे हम गए, ये दोनों के बीच का था, दोनों लोग अपने एविडेंस देते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक पूरी तरीके से ट्रायल होता है जहां पर रिटन स्टेटमेंट्स भी दिए जाते हैं पार्टीज के द्वारा कि भाई हमारी ये एविडेंस है, ये हमारी जगह थी, ये हमें सेल से मिली थी, ये हमें इनहेरिटेंस से मिली थी, यहाँ पे हमारा इस प्रकार से राइट था। तो पूरी एक सुनवाई होती है एसडीएम साहब के पास, और वो, लेकिन वो राइट्स नहीं डिसाइड करते हैं, वो यहाँ पे जो है वो पोजेशन को डिसाइड करते हैं या डिस्प्यूट को डिसाइड करते हैं। और उसके बाद हमेशा उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट होती है या जजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, बेसिकली उसको जजमेंट नहीं बोलते, ऑर्डर बोलते हैं, तो वो जो डीएम एसडीएम साहब का ऑर्डर होता है दैट इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट। मतलब फिर सिविल कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी उसके आधार पे वो चीज हो जाएगी। तो ये एक बीच की रेमेडी है जो दी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए फटाफट से क्या होता है। 164, सेक्शन 164 ये कहता है डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो ब्रीच ऑफ पीस कॉज करेगा, तो एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस ऑफिसर या कंप्लेंट पे कोई भी रिटन ऑर्डर्स दे सकता है। रिटन ऑर्डर्स दे सकता है किस लिए? फॉर द पार्टीज टू अपियर, पार्टीज टू अपियर, पार्टीज को अपने पास बुला सकता है, रिटन स्टेटमेंट बाय पार्टीज ले सकता है, एविडेंसेस ले सकता है, और उसके आधार पे अपना जजमेंट कर सकता है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी इस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास कोई भी एप्लीकेशन आई है, और उस एप्लीकेशन के आने के 2 महीने पहले तक अगर किसी को भी डिस्पोजेस किया गया है, तो उसको वापस पोजीशन में एसडीएम साहब या डीएम साहब जो है वो वापस से उसको पोजीशन में डाल सकते हैं। ठीक है सर, एक बार रिपीट कर दो। चले गए थे ना तुम, लेट आए हो, है ना? टाइम से आ जाया करो, 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक होता है, फटाफट वहीं बैठ के चाय पी लिया करो, बेयर एक्ट रिवाइज करते करते। ठीक है, चलो बता देता हूं दोबारा से। 164 से 167 बात करता है डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कहता है कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में क्या होता है, डिस्प्यूट आ जाता है दो पार्टीज के बीच में या गुटों के बीच में या बहुत सारे लोगों के बीच में, वहां मारपीट शुरू हो जाती है, कुछ कुछ होने लगता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उस प्रॉपर्टी पे जो राइट्स हैं वो सिविल कोर्ट के द्वारा डिसाइड होंगे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉ एंड ऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस को भंग होने से बचाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव सर्टेन ऑर्डर्स। ठीक है, ये बात दी हुई है 164 से 167 में। 164 कहता है डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड और वाटर
लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर क्या दे सकता है, इसके बाद ऑर्डर देता है ये कि पार्टीज अपीयर हो उसके सामने, और फिर पार्टीज आएंगी, पार्टीज एविडेंस देंगी, पार्टीज रिटन स्टेटमेंट देंगी, उसके आधार पे जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ये कि जिस भी दिन एप्लीकेशन की गई है उसके विद इन 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने पहले, विद इन 2 मंथ्स प्रायर, अगर किसी भी व्यक्ति को डिस्पोजेस किया गया है तो ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि उसका पोजीशन वो रिस्टोर कर सकते हैं, उसका पोजीशन वो रिस्टोर कर सकते हैं। ये पावर उनको दी गई कि 2 महीने, भाई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी को निकाल दिया गया, जब निकाल दिया गया उसके बाद वो भी लड़ने पहुंचा, ब्रीच ऑफ पीस हुआ, तो लेकिन वो 2 महीने पहले अगर निकाल दिया गया था, उसका पोजीशन था, तो एसडीएम का काम ये भी है कि उसको वापस पोजीशन में भी डालेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि किस तरीके से क्या पोजीशन होना चाहिए, एविडेंसेस लेंगे, ठीक है। और अगर एविडेंसेस वगैरह में उनको समझ में आ गया कि भाई इसका पोजीशन है और ये सही आदमी है, तो उसको पोजीशन में डाल देंगे। अगर नहीं क्लियर हो पाया कि दोनों पक्षों में या 3 पक्ष हैं या 4 पार्टीज हैं जो आपस में लड़ रही हैं, तो किसकी प्रॉपर्टी है ये नहीं समझ में आया, तो वो क्या करेंगे, रिसीवर अटैच कर देंगे, रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। क्या, रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। रिसीवर का मतलब एक कोर्ट का ऑफिसर जो इवेंचुअली इसकी टेक केयर करेगा। 165 में पावर टू अटैच, पावर टू अटैच सब्जेक्ट मैटर, पावर टू अटैच सब्जेक्ट मैटर एंड टू अपॉइंट रिसीवर, तो ये अटैच कर देंगे कि अब कोई सेल नहीं कर सकता, कोई इस पे पोजेशन नहीं ले सकता जब तक सिविल कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए सिविल कोर्ट ने भी रिसीवर अपॉइंट कर दिया, तो ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिसीवर अपॉइंट किया गया था, ये अपना सारा जो भी दस्तावेज है, जो भी कार्यभार है, वो दे देगा क्या नाम है, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड रिसीवर को। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है 166। 166 कहता है डिस्प्यूट कंसर्निंग, कंसर्निंग यूज ऑफ लैंड और वाटर, लैंड और वाटर। अब आप कहोगे सर ऊपर भी तो यही बात लिखी थी, लेकिन वर्ड्स में फर्क है। ऊपर कहता था कि डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर लाइकली टू कॉज ब्रीच, नीचे क्या कहता है, डिस्प्यूट कंसर्निंग द यूज ऑफ लैंड एंड वाटर। ये बेसिकली जो है आपके ईजमेंट, ईजमेंट या पब्लिक राइट्स के बारे में बात करता है। ये कहता है पब्लिक राइट्स, वहां पे क्या थे, प्राइवेट राइट्स थे। भाई समझिए, कोई एक प्रॉपर्टी है, मैं कह रहा हूं मेरी है, आप कह रहे हो आपकी है, हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो हम 164 में जाएंगे। मान लीजिए कोई एक गांव का एक वो है, वेल है, कुआं है, और उससे पानी लोग लेते रहे थे। अब एक आदमी कह रहा है कि ये लोगों को पास इससे पानी लेने का अधिकार नहीं है। मतलब जब कोई पब्लिक राइट या ईजमेंट, मान लीजिए कोई एक रास्ता था जिससे हमेशा से लोग आ रहे थे, ठीक है, और वहां पे वो ईजमेंट का राइट क्रिएट हो गया था, और मैं अपना घर वहां पे खड़ा कर देता हूँ और कहता हूँ अब कोई भी इससे नहीं जा पाएगा, तो वो होता है पब्लिक राइट या पब्लिक ईजमेंट या इस तरह के लैंड और वाटर डिस्प्यूट के लिए। तो 164 और 166 में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ईजमेंट और पब्लिक राइट्स होता है, उसमें पर्सनल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। यही सब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं पार्टी से, और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। यहां पे भी 167 जो है वो कहता है लोकल इंक्वायरी, लोकल इंक्वायरी की बात। लोकल इंक्वायरी का मतलब सेम चीज, वो डीएम साहब, एसडीएम साहब किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या किसी को वहां पे भेज सकते हैं चेक करने के लिए कि किस प्रकार की सिचुएशन है, और उसके आधार पे डिसीजंस ले सकते हैं। तो दैट इज विद रेफरेंस टू 167। यहां पे आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, और इस चैप्टर में इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब 4 छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो हम एक बार देख लेते हैं, दैट आर विद रेफरेंस टू द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में 4 सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक बार वो पढ़ लीजिए। उसके बाद कल जो है इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें जाते हैं तो देखिए, हमने प्रिलिमिनरी पढ़ लिया, पावर ऑफ कोर्ट्स पढ़ लिया, सुपीरियर ऑफिसर, अरेस्ट समन्स वारंट पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ ली, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, मेंटेनेंस हो गया, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के अंदर हमने अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक न्यूसेंस, अर्जेंट केसेस और डिस्प्यूट ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब एक छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर 4 सेक्शंस आते हैं, वो है प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस। देखो ये क्या कहता है, बेसिकली 5 सेक्शंस जो है, इसमें से एक सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 170। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपको अरेस्ट पढ़ाया था, तो अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर में मैंने 170 भी लिखवाया था आपको, और मैंने कहा था जब मैं 170 पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे तो उसमें अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर में सेक्शन 170 दिया हुआ है। तो ये जो 170 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ये समझो। ऑब्जेक्ट ये है कि देखो पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस होने के बाद नहीं होता है।
कभी भी आप पुलिस मैनुअल पढ़ते हो, पुलिस एक्ट पढ़ते हो, या पुलिस के बारे में कुछ भी पढ़ते हो, तो उसमें हमेशा लिखता है कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। इसका मतलब पुलिस का रोल इज नॉट ओनली आफ्टर द ऑफेंस हैज हैपेंड, पुलिस का रोल इज ऑल्सो टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस। हालांकि इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर प्रिवेंशन पे ही ध्यान दे लोगे तो फिर कमीशन नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन प्रिवेंशन को बहुत ज्यादा, प्रिवेंशन की ज्यूरिस्प्रूडेंस कहने का मतलब मेरा बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। लेकिन ये 5 सेक्शन है जो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस की बात करते हैं, मतलब पुलिस को ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना है। बहुत छोटे छोटे सेक्शंस है, एक बार देखते हैं। 168 में कहता है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस, एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके सामने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसको ये नहीं करना है कि एक बार ऑफेंस हो जाने दो, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा फिर मेरे पास अरेस्टिंग की पावर आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की पावर आ जाएगी, नहीं। उसको बीच में जाना है, बचाव करना है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से बचाना भी है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस इज ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस, दैट इज सेट अंडर सेक्शन 168। 169 कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ द डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कहीं पे भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो वो क्या करेंगे। जैसे देखो, ये जो पेट्रोलिंग करते हैं पुलिस ऑफिसर, ये किस लिए करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जैसे रात को देखा उन्होंने कुछ लोग हैं संदिग्ध हैं, तो उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बता, उनके पास कुछ हथियार मिल गए या कुछ मिल गया, तो उनसे पूछा गया क्या कर रहे हो, कैसे है, उनके बारे में इंक्वायरी किया गया, तो पता चला ये लोग डकैती करने जा रहे थे, ये लोग डेकॉइटी करने जा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में इनको क्या हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिजाइन मिल गया, मतलब इनको इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इनकी क्या ड्यूटी है कि अपने सीनियर ऑफिसर से बताएंगे, या फिर अगर उस ऑफेंस का कोई इंचार्ज है, जैसे साइबर फ्रॉड है, तो कहीं पे साइबर क्राइम हो रहा है, तो अगर इनको पता चला, या इनको पता चला कि साइबर क्राइम होने वाला है, एक आदमी मिला जिसके पास 50 आधार कार्ड्स थे, आधार कार्ड की फोटो की, अब प्रोबेबली वो कोई एक साइबर क्राइम करने वाला होगा, तो जो साइबर यूनिट होगी डिस्ट्रिक्ट की, उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि ये आदमी ऐसी स्थिति में पकड़ा गया है, ताकि आप इसको देख लें, ये कोई साइबर क्राइम ना करे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, every police officer receiving information of a design to commit any cognizable offense shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate or to any other officer whose duty is to prevent take cognizance of commission of such offense। तो such offense के अंदर आपके साइबर क्राइम आ गए, और वरना आप अपने एसएचओ को तो बताओगे ही, या अगर एसएचओ हो तो डीवाईएसपी को बताओगे, जो भी अधिकारी होगा उसको बताओगे। उसके बाद 170, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा अरेस्ट में, आपने बहुत चीजें पढ़ी, कैसे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉक्स अबाउट कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए किसी को अरेस्ट करना, अब विदाउट वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए किसी को अरेस्ट करना 170 में दिया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करिएगा। अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब उसको पता चल गया है क्लियर कट कि ये व्यक्ति अब जाके कॉग्निजेबल ऑफेंस करने जा रहा है, ठीक है। तो उसने बंदूक खरीदी, उसने गोलियां खरीदी, उसने पॉइजन खरीदा या कुछ खरीदा, आपने सब देख लिया, और उसको फोन पे बात करते हुए सुन लिया आपने, या आपने उसकी कॉल ट्रेस करके सुन लिया, कुछ भी सुन लिया, आपको पता है। तो कहता है मे शब्द का प्रयोग है, शैल नहीं है, मे अरेस्ट विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। तो मैंने जब आपसे कहा था कि कौन सी स्थिति होती है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में द पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, तो उसमें यह भी प्रोविजन ऐड होगा, ठीक है। द पर्सन सो डिजाइनिंग इफ इट अपियर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड। ये तो उनको बताना ही होगा कि भाई इतना कम समय था, इफ आई वुड नॉट हैव अरेस्टेड हिम ही वुड हैव कमिटेड द ऑफेंस। वो किसी को गोली ही मारने जा रहा था, तो आप उसको अरेस्ट कर लोगे ना, इंतजार थोड़ी करोगे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए, फिर वी विल गेट द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, तब हम करेंगे, या मैजिस्ट्रेट से वारंट लेके आए। सो यू कैन अरेस्ट। No person understand under this subsection shall be detained in custody for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest unless his further detention is authorized any other provisions or the law। तो सिंपल बात है, अगर किसी को भी अरेस्ट किया तो 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट हमेशा प्रोड्यूस करना है, बेसिक रूल है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, बेसिक स्ट्रक्चर टाइप का है, तो वो करोगे आप, ठीक है। बट दिस सेक्शन कैन नॉट बी स्किप्ड, रिमेंबर दिस 170, इससे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 171 प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। जब आप देखते हो कि सरकारों के खिलाफ या पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कुछ धरने होते हैं, और पब्लिक की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बसेस वगैरह, उनको जलाया जाता है,
तो उस समय में पुलिस जो है वो काम में आ सकती है। अब पुलिस ऑफिसर में ऑन हिज ओन अथॉरिटी इंटरपोज, इंटरपोज का मतलब टू कम इन बिटवीन, इंटरपोज to prevent in any injury attempted to be committed in his view to any public property movable or immovable or the removal or injury to any public landmark buoy or other marks used for navigation। ठीक है, तो मतलब इस तरह की किसी भी प्रॉपर्टी पे क्षति पहुंच रही, आप देखो तो बैरिकेडिंग्स लगा देते हैं, रोकने लगते हैं लोगों को, तो उसका पावर इनको यहीं से आता है कि सीधा रीजन है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इनको स्टॉप करना है, इंटरपोज करना है। ठीक है, 170 बता। 172, person bound to confer to lawful directions of police, all person shall be bound to confer to the lawful direction of a police officer giving in fulfillment of any of his duties under this chapter. Any police officer may detain or remove any person resisting, refusing, ignoring or disregarding to confer to any direction given by him under subsection 1 and may either take such person before a magistrate or in petty cases release as soon as possible within a period of 24 hours। तो ये एक सिंपल डिक्लेरेशन है कि हर एक इंसान को, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी आपसे कोई भी हेल्प मांगता है तो यू आर बाउंड टू हेल्प हिम, यू आर बाउंड टू असिस्ट हिम, एंड इफ यू डू नॉट डू दैट द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू ऑल्सो। अगर पुलिस ऑफिसर ने आपको बोला कि आप जो है उनकी मदद करिए और आपने नहीं करी, तो जिसको पकड़ना था वो तो भाग ही गया, लेकिन तुमको पकड़ा जा सकता है। सपोजिटली एक गैंगस्टर है यार, अब उसके साथ 4-5 आदमी थे, पुलिस ऑफिसर बाइक पे 2 थे, तो उनको जब तक वो फोर्स बुलाएंगे तब तक वो भाग जाएगा। तो ही आज हेल्प फ्रॉम यू, यू सेड हम क्यों करें, हमने तो लॉ पढ़ा है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं और हम नहीं करेंगे। अब आप नहीं करोगे तो वो तो भाग गए, गाड़ी से थे, आपको पकड़ लिया जाएगा, यू विल बी अरेस्टेड इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द पुलिस। सो दैट इज सेक्शन 172, ये भी इंपॉर्टेंट है। 173 से इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर शुरू है, जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आज आपको सब कुछ समझ में आया हो। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।